स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर पिथौरागढ़ से। यहां चुनाव में हार के बाद एक प्रत्याशी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सन्न से बीटीसी मेंबर के चुनाव में प्रत्याशी लक्ष्मण गिरी को हार मिली थी, जिससे हताश होकर लक्ष्मण गिरी ने सुसाइड कर लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया, लक्ष्मण गिरी ने आत्महत्या कर ली। ये बड़ी और अहम जानकारी पिथौरागढ़ से। हार के बाद इतने ज्यादा आहत हो गए सन्न से बीटीसी मेंबर, जिनका नाम लक्ष्मण गिरी बताया जा रहा है, उन्होंने दुखी होकर सुसाइड कर लिया जहरीला पदार्थ खाकर। चुनाव में हार के बाद आत्महत्या, ऐसी खबर आपने ज्यादा नहीं सुनी होगी, लेकिन ये चौंका देने वाली खबर है कि चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन एक मेंबर ने तो सुसाइड ही कर लिया। सन्न से बीटीसी के मेंबर थे लक्ष्मण गिरी। इन प्रत्याशी ने सुसाइड कर लिया जब इनको हार मिली। चुनाव में हार के बाद लक्ष्मण गिरी, सन्न से बीटीसी मेंबर, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है जहरीला पदार्थ खाकर। पिथौरागढ़ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। अभी चुनाव नतीजे आए हैं पंचायत चुनाव के। इसमें कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, दोनों की तरफ से तमाम प्रत्याशियों की जीत हुई है। कई लोग हारे भी हैं, कई बड़े बड़े नाम भी हारे हैं, लेकिन बावजूद इसके विजयवर्धन उप्रेती हमारे संवाददाता पिथौरागढ़ से जुड़ गए हैं। विजयवर्धन, बीटीसी मेंबर लक्ष्मण ने सुसाइड कर लिया, क्या इसके पीछे की यही वजह थी कि उनको हार मिली थी, या किसी और चीज से वो इतने आहत थे? देखिए, जो बातें सामने आ रही है वो यही कहा जा रहा है कि बीटीसी मेंबर के चुनाव के लिए ये लड़े थे, लेकिन इनको हार मिली थी और इनके चुनाव में मैदान में उतरने से परिजन भी खुश नहीं थे, लेकिन ये अपनी जीत के कारण यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे। और लेकिन जब इनको हार मिली तो उसके बाद ये एक तरीके से अवसाद में चले गए और जहरीला पदार्थ खाकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। और पुलिस फिलहाल और मामलों की भी जाँच कर रही, लेकिन प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हार से आहत थे। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम पिथौरागढ़ से बता रहे थे, जहां पर एक प्रत्याशी ने सुसाइड कर लिया हार से। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए बीजेपी रविवार से उम्मीदवार घोषित करना शुरू कर देगी, तो जिला पंचायत के उम्मीदवारों का इंतजार 7 अगस्त को पूरा होगा। कांग्रेस दोनों पदों के लिए उम्मीदवार घोषित करने से पहले ऑब्जर्वर की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण घोषित होने के बाद आगे की कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी 6 अगस्त को आरक्षण फाइनल होगा। आरक्षण के चलते कांग्रेस का कई जिलों पर गणित गड़बड़ा गया है। सबसे बड़ा झटका देहरादून जिले में लगा है, जहां महिला सीट घोषित होने के बाद कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का खेल खराब हुआ। महिला सीट होने से ऐसा ही झटका कांग्रेस को पौड़ी जिले में भी लगा है। वहीं टिहरी, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर में कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का दावा कर रही है, तो बराबर पर छूटे अल्मोड़ा जिले में महिला सीट होने से कांग्रेस से नेता गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू का चांस बन सकता है। कुंजवाल तो इसका खुलकर ऐलान तक कर रहे हैं, तो देहरादून में प्रीतम सिंह कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का दावा कर रहे हैं। पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है। वैसे भी इस समय पूरे प्रदेश में एक प्रकार से कांग्रेस की लहर चली हुई है और अधिकांश इनसे भारतीय जनता पार्टी से हम जिला पंचायत सदस्यों में बहुत आगे हैं। यद्यपि इन्होंने जो है यहाँ से प्रत्याशी है और बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और भारी मतों से वो जीतेगी। एक तरफ कांग्रेस समीकरण में उलझी है, तो बीजेपी सभी 89 ब्लॉक और 12 जिलों में कब्जे का दावा कर रही है। वहीं सभी जिलों में बीजेपी ने मेंबर जुटाने का काम भी शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक ब्लॉक प्रमुख में उम्मीदवार रविवार से, तो जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार 7 अगस्त को घोषित होंगे। वहीं गणित बनाने में जुटी कांग्रेस का कहना है कि जिलों में ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद ही उम्मीदवार घोषित होंगे, पर कांग्रेस कितने ब्लॉक और जिलों में उम्मीदवार उतारेगी, ये पत्ते कांग्रेस अभी नहीं खोलना चाहती। लगता है 2-3 दिन के अंदर हम लोग जिला पंचायत के जो अध्यक्ष दावेदार है उनका विधिवत से घोषणा कर देंगे। कई बार क्योंकि जब तक अंतिम सूची नहीं आती है तो संशय बना होता है, तो हो सकता है कि हम 7 तारीख को विधिवत रूप से अपने सभी जिला पंचायत घोषित कर देंगे। ब्लॉक प्रमुख की सूची हम आज से
जारी करना प्रारंभ कर देंगे। हमारे यहाँ 89 ब्लॉक्स हैं, सभी ब्लॉक्स में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख बनेंगे, उसके लिए हमने रणनीति तैयार कर। हमारे 89 ब्लॉक हैं, 89 ब्लॉक के जो हमारे क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित लोग हैं उनकी रिपोर्ट हमने मंगा ली है। अब हम लोगों ने कहां कहां किस प्रकार से अपने प्रत्याशी आरक्षण के अनुसार उतारने हैं, उसके लिए हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पार्टी के सीनियर लीडर्स को पर्यवेक्षक बना करके जिलों में भेजेंगे। पंचायत चुनाव में कुर्सी कब्जाने का असल खेल अब शुरू हुआ है, तो आरक्षण घोषित होने के बाद कांग्रेस के समीकरण बुरी तरह गड़बड़ा गए हैं। हालात ये है कि अब बीजेपी सभी जिला पंचायत और ब्लॉक में क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, तो कांग्रेस अब जिले और ब्लॉक में संभावनाएं टटोल रही है। दिल्ली से फरा, अल्मोड़ा से किशन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया और पंचायत में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। पंचायत चुनाव के बाद न्यूज़ 18 से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। के नतीजे आ चुके हैं और अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के लिए कवायद होगी। बीजेपी के लिए ओवरऑल रिजल्ट 12 जिलों में अच्छे रहे हैं और अब आगे बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव 2027 का रहेगा। अब तक के जो चुनाव रहे, चाहे विधानसभा चुनाव 2022 का रहा हो, लोकसभा चुनाव रहा हो, निकाय चुनाव रहा हो, उपचुनाव रहे हो, सभी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और अच्छा रिजल्ट बीजेपी को मिला। तो पंचायत चुनाव के रिजल्ट से क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संतुष्ट है? हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री बातचीत के लिए। सर, संतुष्ट हैं आप रिजल्ट से? देखिए, मैं सबसे पहले तो 12 जिलों में, हमारे 13 जिलों में से 12 जिलों में पंचायतों के चुनाव हुए हैं। एक जिला हमारा हरिद्वार, उसके चुनाव पहले ही हो गए हैं और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूरा जिले का भी बोर्ड बना है, सारे ब्लॉक प्रमुख भी बने हैं, प्रधान भी बने हैं, पहले ही बन चुके हैं। और अब 12 जिलों में अधिकांश स्थानों पर हमारे चाहे ग्राम प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो या जिला पंचायत हो, बड़ी संख्या में लोग जीते हैं। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। सर, अभी ये इनडायरेक्ट इलेक्शन भी अब होगा ब्लॉक प्रमुख के लिए 89 ब्लॉक्स में और 12 जिलों के लिए। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी पूरे सिस्टम को हाईजैक करके इस इलेक्शन को जीतने की, आरक्षण बाद में घोषित करती है, तो और बीजेपी पूरा मैनिपुलेट कर रही पूरे इलेक्शन को। देखिए, अगर ऐसा होता तो फिर तो वो कहीं पर एक सीट भी नहीं जीतते। कुछ स्थानों पर वो भी जीते हैं और वो भी अपनी बात कर रहे थे कि हम कहीं जीते हैं, हमको जनता ने वोट दिए हैं। तो ऐसा नहीं है और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। और जब लगता है कि चुनाव सब हार रहे हैं तो इस प्रकार की बातें, उनका कांग्रेस पार्टी हो या हमारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनका हमेशा से ही है, जब वो हारते हैं तो निर्वाचन आयोग पर और देश में चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं। जब एक तरफा हार मिलती है तो जो है वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं, अपनी फेस सेविंग करते हैं और जब जीतते हैं तो ईवीएम बच जाती है, निर्वाचन आयोग भी बच जाता है। हमारे अब त्रिस्तरीय पंचायतों के जो चुनाव संपन्न हुए, निकाय के चुनाव में, ये सब लोग पहले कहते थे सेमीफाइनल हो रहा है और सब सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए। ये बात भी आई सर इस बार की सेमीफाइनल भी, ये सेमीफाइनल केदारनाथ जी में भी विधानसभा के उपचुनाव में भी आया था और अब भी सेमीफाइनल की बात करिए। सेमीफाइनल में जो आउट हो जा रहे हैं तो फाइनल में कैसे खेल पाएंगे? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि 2027 में बीजेपी तीसरी बार उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। जिस तरह दूसरे राज्यों में हमने बीजेपी का वहां पर देखा है कि बीजेपी की सरकारें लगातार लौट के आई हैं और मुख्यमंत्री का कहना है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया है और कांग्रेस को नकारा है। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चमोली के जोशीमठ के हेलंग के पास टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना की सहायक कंपनी एचसीसी कंपनी के डैम साइट के ऊपर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ आ गया। हादसे के वक्त डैम साइट पर 200 मजदूर काम कर रहे थे। हादसे में 8 मजदूर घायल हुए, इनमें 4 मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद अब पहाड़ों में इसी तरीके से पहाड़ टूट रहे हैं। जब पत्थर गिरने स्टार्ट हुए तो सभी ने भाग के अपनी जान बचाई। कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। 8 लोग घायल हुए थे जिनको टीएचडीसी परिसर पे ही फर्स्ट ट्रीटमेंट किया गया है और 4 लोग जिनको थोड़ी गंभीर चोटें थी उनको पीपलकोटी विवेकानंद हॉस्पिटल में लाया गया है।
उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में यमुना नदी लगातार खतरे के निशान पर बह रही है। नदी के उफान पर आने से कई होटलों और घरों में यमुना का पानी घुस गया। इसके चलते स्थानीय लोगों में भय का माहौल भी है। स्थानीय होटल व्यवसायियों का कहना है कि उन्हें आधी रात को ही लोगों को जगाकर सुरक्षित स्थानों की ओर भेजना पड़ा। आप देख सकते हैं कि इस तरह यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। कोटद्वार और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के बाद NH 534 कोटद्वार से दुगड्डा के बीच का मार्ग बाधित हो गया। इससे कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। वहीं हाईवे के बंद होने की सूचना पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने सड़कों को खोला है। इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन पहाड़ी से मलबा आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। चमोली के बिरही निजमुला मोटर मार्ग बारिश के बाद कई जगहों पर खतरनाक बना हुआ है। तेज बारिश से सड़कों का बुरा हाल है। कई जगह डेंजर जोन भी बन गए हैं, जिनसे लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है और लोग खौफ के साए में सफर करने को मजबूर हो गए हैं। रुद्रप्रयाग में बीते 4 दिनों से बंद चल रहे केदारनाथ हाईवे और पैदल मार्ग पर सुचारू उसे करने का काम जारी है। फिलहाल रोड को सोनप्रयाग के पास चालू कर दिया गया, लेकिन अभी यहां से सिर्फ पैदल यात्री ही आ जा सकेंगे। ऐसे में अब केदारनाथ धाम जाने के लिए कुल 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। बावजूद इसके श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पैदल मार्ग को ही ठीक किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह NDRF और SDRF की टीमें लगी हुई हैं। पैदल के लिए बढ़िया रास्ता खुल चुका है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग गौरीकुंड बाजार से 50 मीटर आगे बाधित हो गया। मार्ग पर भारी मात्रा में बोल्डर गिरने से फिलहाल आवागमन रुक गया है। मार्ग को खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस, SDRF और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं। उत्तराखंड सिंचाई विभाग में 111 करोड़ के टेंडर घोटाले का आरोप लगा है। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी का आरोप है कि विभाग ने खास कंपनी को टेंडर देने के लिए नियम और शर्तें बदल दी हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर ऐसा किसने कहने पर हुआ है। हरीश धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चीफ सेक्रेटरी सिंचाई सचिव को लेटर भेजकर कार्रवाई की मांग की। वहीं कार्रवाई न होने पर गैरसैंण विधानसभा सत्र में धरना देने की बात कही गई है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इसमें मिलीभगत की है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है और मैंने पत्र के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है और सचिव सिंचाई को भी लिखा है। अगर 19 तारीख से पहले टेंडर निरस्त नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर 19 तारीख से जो गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन हो रहा है, मैं वहां पे आमरण अनशन करूंगा जब तक विपक्षी इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सिंचाई विभाग में टेंडर घोटाले के आरोप के बाद से हड़कंप है। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर का कहना है कि अभी शिकायत नहीं मिली है और अभी फाइनेंशियल टेंडर भी नहीं खुला है। जब शिकायत का टेंडर लेटर मिलेगा तो कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में CM धामी ने कहा है यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में पाया लिप्त नजर आता है तो पहले भी ऐसी कार्रवाई की गई है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मेरे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी हमारे पास ऑफिशियली पत्र नहीं मिला है। जब ऑफिशियली प्राप्त हो जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर आपको लगता है कि कुछ कहीं पे कोई गलतियां या कुछ क्या प्रोजेक्ट है? और मैं उसको एग्जामिन कराऊंगा। जब हमें पत्र मिल जाएंगे तो जो भी वो है इशूज है उसको दिखवाऊंगा। नहीं, देखिए, कहीं पर भी कोई भी अगर नियम विरुद्ध कोई काम होता है, कोई लापरवाही होती है, तो इस पर हमारे स्पष्ट निर्देश हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन जो अधिकारी नहीं करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाइयां पहले भी हुई हैं और आगे भी उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाएगा। और रामनगर में अवैध मज़ारों पर प्रशासन का डंडा लगातार चल रहा है। यहाँ के ढेला और ढिकुली में 3 मज़ारों को प्रशासन ने आज बुलडोजर से ध्वस्त किया। ढेला में अशोका टाइगर ट्रेल, कॉर्बेट व्यू और ढिकुली के रिजॉर्ट में बने इन मज़ारों को प्रशासन ने तोड़ा है।
हरिद्वार में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। डीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, जहां पर पंत द्वीप मैदान, बैरागी कैंप क्षेत्र में कई अस्थायी दुकानों को टीम ने हटाया है। इस दौरान कई अतिक्रमणकारी अपना सामान समेटकर भागते नजर आए। उधर व्यापार मंडल ने भी व्यापारियों को अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण न करने के लिए कहा है। रुड़की के झबरेड़ा इलाके के कोटवाल आलमपुर में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई है। इसमें 2 लोग घायल हो गए। एक गंभीर रूप से घायल युवक को हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर विवाद जमीन पर आ गया था सोशल मीडिया का, और खूनी संघर्ष में ये विवाद बदल गया। पुलिस जांच कर रही है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रामनगर में फौजी कॉलोनी के पास कोसी नदी में एक नवजात शिशु का शव बरामद होने पर इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्रीनगर पुलिस ने ऑपरेशन काल नेमी के तहत धारी देवी मंदिर के पास घूम रहे 7 संदिग्ध बाबाओं को पकड़ा है। उत्तरकाशी में देवी धार के पास एक होटल में युवकों पर होटल कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगा। घायल कर्मचारी अस्पताल में भर्ती है। नैनीताल में एक फुटवेयर की दुकान में सेल्स टैक्स विभाग ने छापा मारा। दुकानदार बीते 2 साल से दुकान का टैक्स नहीं भर रहा था। हरिद्वार में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। एसटीओ ऑफिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। इसमें एक की हालत काफी गंभीर है। अल्मोड़ा के संयुक्त मजिस्ट्रेट ने सागर आर्य को 1 दिन का सांकेतिक एसडीएम बनाया और उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया। हरिद्वार के लक्सर में रोडवेज बस अड्डा बनकर तैयार हुए 4 साल का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक बसों का संचालन शुरू नहीं हुआ। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों में गंगा के प्रवाह में भूजल का योगदान है। नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। 28 अगस्त से 5 सितंबर तक नंदा देवी महोत्सव का आयोजन होना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। यहां अगले सत्र से पर्यटक वॉच टावर के साथ ही एलिफेंट सफारी का भी मजा ले सकेंगे। देखिए। कॉर्बेट में आने वाले पर्यटक एक बार फिर से यहां एलिफेंट सफारी का मजा ले सकेंगे। इसके साथ ही कॉर्बेट प्रशासन ढिकाला में 2 वॉच टावर भी पर्यटकों के लिए खोलने जा रहा है। हालांकि वॉच टावर की सुविधा शुरुआती चरण में केवल ढिकाला में नाइट स्टे के पर्यटकों को ही मिल पाएगी। वॉच टावर दोपहर के समय ही खुलेंगे, जिन्हें अतिरिक्त शुल्क देकर बुक करना होगा। ये सुविधा ढिकाला खुलने के बाद 15 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। सारे वॉच टावर को टूरिज्म फ्रेंडली भी बना चुके हैं, ताकि किसी प्रकार कोई दुर्घटना भी नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नवंबर 15 में हमारा कॉर्बेट खुलेगा, उसमें हमारा वॉच टावर भी लोगों को सुविधा देने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। एलिफेंट सफारी में कुछ अड़चनें थी, सारे उसमें रिमूव कर दिया गया है हमने, और हमारा स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में भी उसको अप्रूवल हो गया है। एलिफेंट सफारी और वॉच टावर खोलने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। वहीं नेचर गाइड इस तरह की एक्टिविटी शुरू किए जाने से खुश हैं। तो जो हाथी सफारी पहले होती थी वो किसी वजह से बंद कर दी गई थी, और हम लोग काफ़ी समय से मांग कर रहे थे, चाहे वॉच टावर हो उन्हें पर्यटकों के लिए खोला जाए या फिर हाथी सफारी पुनः शुरू की जाए। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम है। इससे वो जो पर्यटक आते हैं वन्यजीवों को दीदार अच्छे रूप से कर पाएंगे।
एलिफेंट सफारी से वन्यजीवों की दुनिया को देखने का अलग रोमांच होता है। साथ ही वॉच टावर से दोपहर में वन्यजीवों को निहारने का भी मजा पर्यटकों को मिलने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। रामनगर में कॉर्बेट का एक वीडियो सामने आया है। इसमें एक बिल्ली और सांप की लड़ाई हो रही है। बिल्ली पालतू है, सांप कोबरा है जो बहुत ही जहरीला और गुस्सैल होता है। वीडियो के अंत तक आते आते सांप की हार हो जाती है और बिल्ली उसे मार देती है। मारने दो उसको, फिर फेंक देना, मार देगी उसको। फन वाला है। 2008 में नौकरी छोड़कर ललित ग्राम प्रधान बना, गांव में काम भी किया, लेकिन इस चुनाव में वोट मिला सिर्फ एक। घर में ही भाई से लेकर परिवार के ही 11 वोट कोई और ले उड़ा और अब जमानत जब्त होने के बाद पूर्व प्रधान गांव में ही लौटा। देखिए। नैनीताल के बोहरा गांव के पूर्व प्रधान ललित प्रसाद को इस चुनाव में सिर्फ एक वोट खुद का ही मिला है। हैरानी की बात यह है कि घर के 13 वोट भी ललित के खिलाफ तब चले गए जब ग्राम प्रधान रहते ललित ने अपने भाई को ग्राम प्रहरी बनाया तो महिलाओं को आंगनबाड़ी से जोड़ा, गांव में सड़क पहुंचाई तो ग्रामीणों के लिए खाद्य सुरक्षा कार्ड भी बनवाए। प्रधान रहते ललित प्रसाद अपने घर की छत तो नहीं डाल सके, लेकिन दूसरे गरीबों को मकान दिलाए। रोजगार गारंटी कार्ड से लेकर पानी के टैंक और दूसरे गांव में डेयरी भी खुलवाई। लेकिन इस चुनाव में ललित की जमानत जब्त हो गई तो उनका राजनीति से भरोसा ही उठ गया और अब तक वो गांव भी नहीं लौटे हैं। सर, मेरे को तो पूरा अपने कार्य के विश्वास से कि 40-42 वोट मेरे को आने चाहिए थे, पर यह है कि लोगों ने मेरे को नकारा। क्या सोच के नकारा ये तो वही जनता ही जाने। पर अब आने वाला समय में लोगों की सोच आगे को क्या बने, कैसा बने। पर इतना कार्य करने के बाद भी अगर लोग कुछ ना वो करें, रिस्पॉन्स देते तो दुख भी होता ही है। दरअसल इस चुनाव में 2 पूर्व प्रधान और 1 प्रधान की देवरानी चुनाव मैदान में थी तो काम के बदले वोट भी मांगे गए। ललित के परिवार में ही 11 वोट थे, लेकिन गांव के साथ घर परिवार के लोगों ने भी ललित को नकार दिया। हालांकि गांव के लोग भी मानते हैं कि ललित प्रसाद ने काम किया था। काम काज खड़ंजा ये शीशी वगैरह तो बनाए, काम तो करा ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं था काम नहीं करा है वाली बात भी नहीं है, लेकिन काम करा ही था। तो अब वो वोट मांगने नहीं आया तो किसी के घर में, तो उस वजह से हो सकता है नहीं दी किसी ने वोट। सिर्फ बोहरा गांव में ही नहीं बल्कि नैनीताल के रौखड़ गांव में तो 1 प्रधान के उम्मीदवार को अपना भी वोट नहीं मिल सका। तो बेताल घाट और रामगढ़ ब्लॉक में भी ऐसे ही मामले हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राजनीति का जो बदलाव हुआ उसमें भाई भाई का भी सगा नहीं है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।